मुजरिम न कहना मुझे लोगो, मुजरिम तो सारा जवाना है। मुजरिम न कहना मुझे लोगो, अरे मुजरिम तो सारा जवाना है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। मुजरिम न कहना मुझे लोगो, अरे मुजरिम तो सारा जवाना है। तो दोस्तों, मुजरिम तो सारा जवाना है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कल किए थे 2021 प्रथम पाली का जो फर्स्ट शिफ्ट का साइंस का ऑब्जेक्टिव था उसका पार्ट 1, और आज हम लोग करेंगे उसका पार्ट 2। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, तो क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं 2015 से लेकर 21 तक। और हम लोग चलेंगे उल्टा, पहले 2021 कंप्लीट करेंगे, फिर 20, फिर 19, इस प्रकार से। और ऐसा ही प्रश्न, इसी टाइप का रिपीटेड प्रश्न आपको 2022 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसलिए 40 क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एगो घंटावा होगा उसको भी तनी दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको भी नोटिफिकेशन यानी कि सूचना टेम पर मिल जाएगा कि आपके मोबाइल में संजीव सर आ गए हैं। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप हमको कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ 41 से 40 तक हम लोग कल कर लिए थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को शुरू। और क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आप देख सकते हो 41 नंबर क्वेश्चन कि 1 mA यानी कि मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, मेरे चेला, मेरे दोस्त, कि 1 मिली एम्पियर जो होता है ना वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 42, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी में। तो देखिए डीजल का उपयोग जो है ना इन सभी में होता है। अब आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ना कहाँ होता है, यार इतना हल्का क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और जब बढ़ते हैं आगे तो अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। जो सौर सेल होता है वो तो आप जानते हो, और सौर ऊर्जा जो सन से हमको लाइट मिलता है, तो सौर सेल जो है उसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करता है, यही आपको जवाब देना है। तो वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तब ना हमको जाके इलेक्ट्रिसिटी मिलता है तो घर में पंखा उंखा चलाते हैं, ठीक है। तो सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को कहाँ बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, सोना की परमाणु संख्या पूछा है। तो सोना के परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। और सोना का अगर आपसे संकेत पूछता तो सोना का संकेत क्या होता है, AU। अगर सोना के परमाणु संख्या ना पूछ के अगर आपसे पूछता कि आप तनी बताइए तो कि चांदी के परमाणु संख्या क्या होता है, तब बताइए आप इसमें मतलब पीछे रहिएगा। अरे भैया चांदी का परमाणु संख्या होता है 47, और इसका संकेत क्या होता है, तो इसको हम लोग AG से सूचित करते हैं। याद रखिएगा कि सोना का परमाणु संख्या 79, संकेत AU, चांदी का परमाणु संख्या 47, और इसका संकेत क्या हो जाएगा, AG हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ 45 पर। और देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो आपका दहन भी है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, श्वसन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जबकि अवक्षेपण ये तो अलगे गीत गा रहा है। ना कहता है हंसुआ के बिया में खुरपी के गीत, तो वही वाला बात कह रहा है ये। चलिए ऑक्सीजन की संयोजकता
यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछा है, तो मैंने तो आपको याद करवा दिया है, समझा दिया है, रटवा दिया है, सब कुछ करवा दिया है कि जो ऑक्सीजन की संयोजकता है वो कितना हो जाएगा, तब वो आपका हो जाएगा, बोलिए कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। अब देखिए, अब जब क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होना चाहिए। तो जो अम्लीय वर्षा होता है वो आपको पता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। अम्लीय वर्षा क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो वही बोला है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होना चाहिए 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, या 7.0। तो देखिए अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम होना चाहिए, याद रखिएगा कि 5.6 से कम होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो भाई इसको बताओ यार, ये भी तू अगर याद नहीं करेगा तो दिक्कत नहीं होगा जी। चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के अम्ल में, सॉरी, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब एक सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए इसका जवाब आप लोग हमको लाइए जल्दी से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। यार क्या हल्का क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाना है तो किस पदार्थ के छड़ हमको चाहिए, तो नरम लोहा चाहिए। क्या चाहिए, नरम लोहा चाहिए। ठीक है, चलिए अब कहता है कि थोड़ा सा इसको हम लूज करना चाह रहे हैं ताकि आपको दिखे बढ़िया से। चलिए अब उम्मीद है कि आपको दिखना चाहिए बहुत ही बढ़िया से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। थोड़ा सा इसको और ऊपर भी कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 50, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है। मतलब कह रहा है कि मान लीजिए कि ई एगो चालक है, चालक के अंदर से विद्युत धारा बह रहा है, तो जब विद्युत धारा अगर बहेगा ना तो उसका गतिशील कण कौन रहेगा। तो रे भाई, अरे जब विद्युत धारा बहता है ना तो हम कितना बार पढ़ाए हैं कि उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बोल बताओ, इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है। चलिए ठीक है, अब देखिए अब 51 नंबर क्या कह रहा है कि ओम के नियम है। तो ओम के नियम से बताइए, ओम के नियम बराबर क्या हो जाएगा। तो भी बराबर क्या, सब तो आपको भी बराबर दिख रहा है, लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि भी बराबर क्या होता है, बताइए। भी बराबर आई आर, ये तो फॉर्मूला आप भी आपने पढ़ा है कि भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। क्योंकि अब ओम का नियम कहता क्या है, इसका डिफिनीशन आपको पता है कि जब ताप को परिवर्तित न किया जाए तो क्या होता है, क्या होता है बताइए। इसका पूरा डिफिनीशन आप नीचे लिख के बताइए, ठीक है। चलिए, अरे यही ना होता है सर कि भी जो होता है वो समानुपाती के कर होता है, आई के होता है, तभी बराबर समानुपाती हटाते हैं तो क्या आई आर ना लगा देते हैं। चलिए ठीक है, अब ओम का नियम थोड़ा सा लिख के बताइए। चलिए ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, दो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने क्या कह रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो देखो भाई, ए मीटर को सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन क्रम में, श्रेणी क्रम समूहन इसका होता है ए मीटर का। और इससे हम लोग क्या चीज मेजर करते हैं, क्या चीज को मापते हैं, तो इससे हम लोग मापते हैं विद्युत धारा को। तो वही बोला है कि जो ए मीटर का प्रतिरोध होगा ना सर बहुत छोटा होगा, यानी कि नगण्य होगा। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, बताओ। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है। ये थोड़ा सा था क्वेश्चन टफ, इसको याद कर लीजिएगा कि रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो देखिए रियो एस्टेट का उद्देश्य है, आप जब हायर क्लास में जाइएगा ना तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा कि धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी,
ठीक है, यही रियो एस्टेट का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो धारा के परिमाण में वृद्धि या फिर कमी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तब बताइए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, अरे आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम्ब। तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, इसका एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है पता है, आई बराबर क्या होता है, बोलिए, आई बराबर होता है क्यू बटा टी। और यहाँ से अगर क्यू का मान निकालेंगे तो आई टी नहीं हो जाएगा, अरे क्रॉस गुना करेंगे तो, यानी कि बताइए इसका मात्रक निकालना है तो आप एक बात बता दीजिए कि आई का धारा का क्या हो जाएगा जी, एम्पियर, और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो एम्पियर गुने सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे कूलम्ब। याद रखिएगा कूलम्ब यानी कि 1 कूलम्ब बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग सर बढ़ते हैं आगे। शीशा तो टूट जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा पर जब हम लोग जंग से बचाने के लिए जिंक को लेप देते हैं तो वो क्या कहलाता है बताइए, गैल्वेनीकरण कहलाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सह संयोजी यौगिक है। तो ये तो आपको भैया मुँह पर होना चाहिए कि CH4 जो है वह क्या है, सह संयोजी यौगिक है। कोई दिक्कत जी नहीं सर। आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है भैया वो 24 कैरेट का नहीं होता है, याद रखिएगा, वो होता है 22 कैरेट का। ठीक है, आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है 24 कैरेट का नहीं होता है, बल्कि वो 22 कैरेट का होता है। चलिए कोई दिक्कत। अब हम लोग सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 61। चलिए 61, चलिए ठीक है, थोड़ा सा चारों ऑप्शन हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने का। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन 61, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो भैया ये कोई कहने वाली बात है, अरे उत्कृष्ट तत्व क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। आर्गन क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट तत्व हो जाएगा। ठीक है ना, और आर्गन का भैया परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 18। आर्गन का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि अगर ताम्र और टीन को मिला देंगे तो कौन मिश्र धातु बनेगा। तो सुनिए ना, ताम्र और टीन को जब मिला दीजिएगा ना तो कांसा बनेगा। क्या बनेगा, कांसा बनेगा। याद रहेगा ना दोस्त, ठीक है, याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, अरे भाई कितना बार तुमको याद करवाए हैं रे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा। बताइए अगर हम लोग अम्ल और क्षार को आपस में अगर रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा, यही आपको इसका जवाब देना है। तो बताइए ये क्या बनता है, लवण बनता है। कब, जब अम्ल और क्षार को हम लोग आपस में अभिक्रिया करवा देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है ना है सर। सर ठीक है सर, नहीं दिक्कत है, बढ़े आगे तो बढ़िए आगे। चलिए तो बढ़ते हैं। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। तब भाई मेरे आपने पढ़ा था श्वसन के रासायनिक समीकरण में अंतिम में हमको क्या क्या मिलता है, CO2 H2 और साथ ही साथ ऊर्जा वो ना मिलता है। अरे जब श्वसन जब हो जाएगा तो उसके अंतिम में क्या क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और साथ ही साथ ऊर्जा भी मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अच्छा बात है सर। दांत की सबसे ऊपरी परत है, बताइए, ये क्वेश्चन आया 2021 में। तो दांत का जो सबसे ऊपरी परत हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको सर, इनामेल कहते हैं। और शरीर का ना, शरीर का ये जो होता है इनामेल, वो सबसे कठोर तत्व भी होता है। इसको भी याद रखिएगा सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तरे भाई देखना, ये जो छोटी आंत है ना, कहने के लिए तो छोटी आंत है लेकिन ससुरा सबसे बड़का है।
क्या है, सबसे बढ़ का है कौन, छोटी आंत। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछेगा तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर, ठीक है ना। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 68 को बहुत ही बढ़िया से देख सकते हो। क्या बोला है कि पराग कण निम्न में किसके अंदर बनते हैं। जो पराग कण होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, तब बताइए सर, ये कोई पूछने वाली बात है। अरे पराग कण जो होता है वो किसके अंदर बनता है, तब पराग कोश के अंदर बनता है। सीधा सा सर सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, और 69 कह रहा है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। बताइए कि जो चालनी नलिकाएं हैं सर कहाँ पाई जाती है, तो वो आपका सर पाया जाता है कहाँ, बोलो तुम लोग, तो वो पाया जाता है फ्लोएम में। कहाँ पाया जाता है वो सर आपका पाया सॉरी क्या हो गया, ये आपका पाया जाता है कहाँ, फ्लोएम में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी की जीवन अवधि, मतलब आरबीसी कई दिन तक जिंदा रहता है रे बउआ, तो आरबीसी सर जिंदा रहता है पता है 120 दिन तक। आरबीसी का जीवन अवधि क्या हो जाएगा बताइए, 120 दिन जीवन अवधि किसका हो जाएगा, आरबीसी का। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 71 अरे हम कंफ्यूज आ रहे हैं जी, ठीक है ना, लंबा वीडियो होते हुए जा रहा है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। देखो सबसे बड़ी कोशिका में मत पढ़ना, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो सबसे लंबी कोशिका का बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा, न्यूरॉन, ठीक है ना, याद रखना। मानव शरीर की यार ये क्या हो रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा न्यूरॉन। जबकि मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछता ना, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछता तो ये आपका हो जाता मादा के अंदर, मादा के अंदर अंडाशय से जो अंडा निकलता है वही क्या हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन, लंबी कोशिका न्यूरॉन, सबसे बड़ी कोशिका तो वही जो मानव के मादा के अंडाशय से जो अंडा निकलता है वही क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। तो सर देखिए 72 में क्या बोला है कि अंडाणु निषेचित होता है। अरे अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, निषेचन आपको पता है क्या होता है बताइए। अरे निषेचन क्या होता है बोलिए, निषेचन। तो सर निषेचन से आप नहीं समझते हैं, अरे हम तो समझते हैं, तू समझाओ ना। निषेचन जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलता है तो उसी को क्या कहते हैं बताइए, अरे उसी को कहते हैं निषेचन। तो वही कहता है कि अंडाणु निषेचित कहाँ होता है। तो सुन मेरे भाई, अंडाणु अगर निषेचित होने का बात करते हैं तो तुम्हारा शुक्राणु को तो तू भेजता है, अंडाणु उधर से इंतजार करती है, और दोनों मिलता कहाँ है, तो दोनों मिलता है फैलोपियन नलिका में। कहाँ मिलता है, फैलोपियन नलिका में मिलता है। कोई दिक्कत जी नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, वनस्पति तेलों में होती है। बताइए आप कि वनस्पति तेलों में क्या होता है। तब वनस्पति तेलों में सर हो जाएगा क्या क्या, देखिए देखिए इसका सही आंसर ये लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ठीक है ना। वनस्पति तेल में ये होता है, इसको याद कर लीजिएगा कि वनस्पति तेल में क्या होता है, लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। तो 74 में बोला है कि ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। याद रखिएगा कि ब्यूटेन में ना सर 2 समावयवी संभव है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। इसको आप याद रख लीजिएगा तो बहुत फायदा करेगा, और नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत तो होना तय है, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन आया है, ऐसा ही आता है। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व को कौन आधार बना के सजाया गया है बताइए जी।
कि मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था उसको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, किसके आधार पर बताइए, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसको सजाया गया है। कोई दिक्कत? तो इसका सही और सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अमोनिया के अणु में, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु के संख्या के अनुपात। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है बताइए? NH3। अमोनिया के क्या होता है? NH3। अब बताइए NH3 में नाइट्रोजन कितना? अरे 1 अनुपात मतलब 2 गो ठोप्पा ठोप्पा, हाइड्रोजन कई गो? 3 गो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर, अरे भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत? जी नहीं सर। आगे बढ़े तो पक्का बढ़िए ना आगे, हम आपको रोकले कहा है? अरे मत रोकना हमको, वरना तुमको ना दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? मतलब ये 4 गो जो है ये आपको ऑप्शनमा दिख रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है चारों ऑप्शन कि कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए तो कमरा के ताप पर है जो मेथेनवा है ना, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया जी, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए? एथेनॉल होगा, चूंकि ये जो है ना मेथेन जो है ना ये भी कमरे के ताप पर द्रव के अवस्था में नहीं होता है। आपका क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 78 की ओर। 78 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा अम्ल, सॉरी सिरिका है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया ना, डिस्टर्ब हो रहा है यार बोलने में। सिरिका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, यही आपको बताना है कि सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुते भी आई है रे भाई, याद रखना इसको कि सिरिका में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरिका में बताइए, सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो एसिटिक, एसिटिक, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? सिरिका में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए 79 नंबर, कार्बन की अपरूप पूछा है। तो देखिए कार्बन की अपरूप हीरो होता है, ग्रेफाइटो होता है, फुलेरीन भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और अंत भला तो सब भला, अंतिम को भलाई बढ़िया से कीजिए। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र, एक अणुसूत्र जिसका संरचना सूत्र अगर अलग अलग आ गया तो उस टाइप के यौगिक को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि उस टाइप के यौगिक को हम लोग बोलते हैं समावयवी, समावयवी। कोई दिक्कत? जी नहीं सर, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जिसका भी एक गो सूत्र लेकिन संरचना सूत्र अगर अलग अलग होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समावयवी बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बताइए चला मेरे, आज मैंने टोटल आपका सेट जो 80 क्वेश्चन का था उसमें से मैंने 40 क्वेश्चन और करवा दिया। मतलब कि ये है सर, मतलब कि क्या है सर आप बताइए। तो हम आपको बताते हैं, देखिए देखिए हम आपको अब बताते हैं कि देखिए 2021, समझिएगा बात को, 2021 में जो आपका क्वेश्चन साइंस का, क्या चीज का में जो आपका साइंस का जो आया था ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में उसको मैंने 80 में 80 आपको करवा दिया, रटवा दिया, समझा दिया। अब अगर आप बढ़िया से कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक और शेयर करते हो और जो भी सवाल है वो हमसे पूछते हो, तो मैं कल ही 2021 के सेकेंड शिफ्ट का साइंस के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। अब साइंस का करवाऊं कि एसएसटी का करवाऊं कि मैथ्स का करवाऊं, कौन विषय का करवाऊं, प्लीज पक्का कमेंट करना, ठीक है ना। तो वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मन लगा के पढ़िए और थोड़ा कम समय बर्बाद कीजिए। अभी आपके पास वक्त है पढ़ने का, ठीक है ना। अभी आपके पास क्या है बताइए? अभी आपके पास वक्त है पढ़ने का। अगर आप अभी पढ़ोगे ना जाओगे अराती बराती सराती, अभी बराती का टाइम चल रहा है, तो फिर चला मामला गड़बड़ा जाएगा।
फिर जब नंबर कम आएगा ना, तो बाद में बैठ के रोने से कुछ नहीं मिलेगा। उससे बढ़िया है कि अभी इतना मन लगा के पढ़ लो कि बाद में रोना न पड़े। खैर ये सब समझ में नहीं आता है। ये सब जब वक्त ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद समझ में आएगा कि हमारा इन्ने उन्ने जाने का की ज़रूरी था। ठीक है, तो रखते हैं यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।